15 फरवरी के आसपास एक न्यूज़ आई कि जापान रिसेशन में चला गया है। ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी क्योंकि जापान उससे पहले कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा कर रहा था, जैसे जापान की प्रीवियस हिस्ट्री रही है पिछले कुछ डिकेड्स में, और जापान की शेयर मार्केट भी काफ़ी अच्छा कर रही थी। और पिछले लगभग 2-3 दशकों 2-3 डिकेड्स का जो एक स्लो डाउन था वहाँ से वो निकलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जापान में अचानक स्लो डाउन का आ जाना, इस रिसेशन का आ जाना एक बहुत ही फियरफुल एनवायरनमेंट को जनरेट कर रहा है। साथ में यूके की तरफ से भी लगभग कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। साथ में बुंडेसबैंक ने भी ये खबर दी है कि जर्मनी भी करंट रनिंग क्वार्टर के बाद शायद रिसेशन में दिखने लगेगा। आज हम बात करेंगे ग्लोबल रिसेशन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसेशन होता क्या है। टेक्निकल टर्म्स में 2 क्वार्टर तक यानी कि 6 महीने तक अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होता है या उनकी इकोनॉमी सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, यानी नेगेटिव टेरिटरी में चली जाती है, तो इसको रिसेशन कहा जाता है। हालांकि रिसेशन की काफ़ी लूजली बाउंड टर्म है, कुछ लोग इसको अपनी समझ के हिसाब से भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब रिसेशन को सिर्फ नंबर्स के बेस पे आइडेंटिफाई किया जाए, 2 क्वार्टर का स्लो डाउन, तो उसको टेक्निकल रिसेशन कहा जाता है। कई बार कुछ लोग जीडीपी में नंबर्स कम आने को भी रिसेशन कहने लगते हैं, जो कि टेक्निकल डेफिनेशन तो ठीक नहीं है, पर क्योंकि रिसेशन बहुत ही लूज टर्म है इसलिए लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसका यूज़ करते हैं। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो हम टेक्निकल रिसेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑफिशियल डेफिनेशन के हिसाब से रिसेशन एटलीस्ट 2 बड़ी इकोनॉमीज़ में, जापान और यूके में ट्रिगर हो गया है। जर्मनी का सेंट्रल बैंक बोल रहा है कि शायद जर्मनी भी उसी टेरिटरी में चला जाए, और ऐसा बोला जा रहा है कि इस साल के आखिर तक शायद यूएस में भी एक इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है। तो ये थोड़ा आज इसका बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। जो करंट रिसेशन है इसकी नींव पड़ी थी कोविड के दौरान। कोविड में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई थी तो लगभग सभी सेंट्रल बैंक्स ने अपने बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पैकेजेस दिए थे। तो इन पैकेजेस में इंटरेस्ट रेट ज़ीरो कर दिया गया, कहीं जगह टैक्सेस को कम कर दिया गया, कहीं जगह एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट दिए गए, लोगों को बिना काम के सैलरीज प्रोवाइड की गई। तो एक तरह से ये बड़े दर्जे की क्वान्टिटेटिव ईजिंग थी, यानी कि सारे सेंट्रल बैंक्स ने एक तरह से करेंसी को प्रिंट किया। आजकल प्रिंट होता नहीं है, सब डिजिटल है, तो आप कह सकते हैं कि सभी सेंट्रल बैंक्स ने अपने कंप्यूटर्स में भर भर के करेंसी के नंबर्स इनपुट किए, यानी कि मार्केट में फ्री फ्लो ऑफ करेंसी हुआ। उसी वक्त से बोला जा रहा था कि जैसे ही इकोनॉमी वापस होगी तो ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर देगा, क्योंकि जब भी किसी भी इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो बढ़ जाता है, करेंसी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, तो वो इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है। ऐसा ही हुआ, इकोनॉमीज खुली, मार्केट ओपन हुई और एकदम से इन्फ्लेशन हिट कर गया। उस वक्त इन्फ्लेशन को हिट करने के 2 जो बड़े रीज़न थे, एक तो था कि मार्केट में फ्री कैश बहुत ज़्यादा था जिसने इन्फ्लेशन को ट्रिगर किया, लेकिन साथ में एक और था कि क्योंकि चाइना में काफ़ी लंबे टाइम तक लॉकडाउन्स लगे रहे और चाइना दुनिया की फैक्ट्री है, तो वहाँ से आने वाले इंडस्ट्रियल आउटपुट को भी काफ़ी झटका लगा और इसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन टूट गई। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वेस्ट में कोई कंट्री है, वहाँ पर एक तो इन्फ्लेशन ज़्यादा इसलिए क्योंकि लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आ गया है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा पुट कर दिया है, तो सभी चीज़ों का दाम बढ़ने लग गए हैं। साथ में जो खरीदने की चीज़ें जिनकी डिमांड है उनकी पीछे से सप्लाई भी नहीं है, यानी शॉर्टेज है। दोनों चीज़ों ने मिलकर एक इन्फ्लेशन के बवंडर को क्रिएट किया। लगभग दुनिया के सब देशों में प्रॉब्लम आई, इंडिया भी उससे छूता नहीं रहा। तो इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए सभी इकोनॉमीज़ ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है कि मार्केट में जो भी फ्री कैश होता है वो सेंट्रल बैंक्स के पास वापस आ जाता है। पर इसका एक नुकसान भी होता है कि लोगों की जेब से जब पैसा निकल जाता है तो उनके पास खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है, इससे कंजम्पशन कम हो जाती है, और जब कंजम्पशन कम हो जाती है तो कुछ टाइम बाद एक रिसेशन को ट्रिगर कर देता है, जो कि अभी हो रहा है। तो आज जो सिचुएशन है, आप बोल सकते हैं इसको शुरुआत कोविड के टाइम से हुई थी। तो आज हम जिस सिचुएशन पे खड़े हैं वहाँ ये बोला जा सकता है कि दुनिया की बहुत सारी बड़ी इकोनॉमीज़ या तो रिसेशन में एंटर कर गई हैं या रिसेशन के मुहाने पर खड़ी हैं, दहलीज पर खड़ी हैं। हमें देखने को मिला जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने बहुत बड़ी संख्या में ले ऑफ किए। ले ऑफ जब किए जाते हैं तो उसका 2 ही रीज़न होते हैं मेन। एक तो ये कि या तो पर्टिकुलर कंपनी अपना फ्यूचर नहीं देख रही है, उनके प्रोडक्ट की या तो डिमांड नहीं है या वो मार्केट में पिछड़ रही हैं। और अगर
सारी ही कंपनीज एकदम से ले ऑफ कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंपनीज कलेक्टिवली ये देख रही हैं कि आने वाला फ्यूचर उसके अंदर उनको कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं लग रहा है बिजनेस एक्टिविटीज़ का। ऐसे में वो अपने कंपनी को बचाने के लिए, अपने कैश को बचाने के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस के लिए मैन पावर कम कर देते हैं। वो सब तरीके ढूंढते हैं कॉस्ट कटिंग करने के लिए, और उसमें मैन पावर भी एक होता है, तो मैन पावर भी कट कर दी जाती है। इसके साथ जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग बेस होती हैं वो नई मशीन्स पे इन्वेस्ट कम कर देती हैं, और इस तरह से एक ओवरऑल माहौल ही ख़राब हो जाता है। कहीं से भी बिजनेस एक्टिविटी का आपको स्कोप नज़र नहीं आता। तो ये सब हुआ जनवरी और दिसंबर के महीने में, तो वो एक इंडिकेशन था कि कंपनीज लार्जली देख रही हैं कि ये साल शायद स्लो रहेगा, स्लो डाउन होगा, रिसेशन होगा, वो नहीं पता, लेकिन उनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये साल की एक्टिविटी स्लो रहेंगी। अभी एक रिसेंट नंबर आया था, उसमें बताया गया कि यूएस में लगभग 62% चांसेस हैं कि इस साल एक इकोनॉमिक स्लो डाउन वहाँ पर आ सकता है। क्या वो रिसेशन बनेगा नहीं बनेगा वो एक अलग बात है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिचुएशन यूएस थिंक टैंक्स को नहीं दिख रही थी। पिछले साल के लास्ट क्वार्टर से आप सुनने लगे होंगे कि यूएस में ऐसा बोला जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट अब शायद कट किए जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, ऐसे में हाई इंटरेस्ट रेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस साल जब फेड की पहली मीटिंग हुई तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि शायद कोई हिंट मिलेगा रेट कट का, लेकिन उस फेड मीटिंग में निकल के आया कि अभी जैसा चल रहा है उसी पर यकीन कर रहे हैं, रेट कट के बारे में फेड आगे जा कर के सोचेगा। लेकिन इन खबरों का आना ये एक इंडिकेशन दे रहा था कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन या रिसेशन को महसूस किया जा रहा है आने वाले वक्त में, क्योंकि लोगों के पास अब कंजम्पशन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बची है, जेब में ज़्यादा पैसा नहीं बच रहा है, तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट हाई रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि अभी भी दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमीज अपने टारगेट इन्फ्लेशन तक नहीं पहुंच पाई हैं, इसमें इंडिया भी एक है। जेपी मॉर्गन की एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से यूएस फेड को ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो उनके टारगेट से ऊपर चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा लग रहा है कि जो उनका टारगेट इन्फ्लेशन रेट है, फिर करंट इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा है, और दुनिया की लगभग सभी बड़ी इकोनॉमीज़ में यही सिचुएशन है। ऐसे में अगर रिसेशन एकदम से इतना जल्दी से ट्रिगर जैसे अब होने लग रहा है, अगर होता है तो सभी सेंट्रल बैंक्स के लिए चैलेंज बढ़ जाएंगे। ऐसे में अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करके मार्केट में ज़्यादा पैसा फ्लो करते हैं तो उससे हालांकि जीडीपी के नंबर तो सुधरेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन दोबारा से बढ़ जाएगी, महंगाई की आग फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट को हाई ही रखते हैं तो शायद इन्फ्लेशन कुछ कंट्रोल हो, लेकिन उससे रिसेशन या स्लो डाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सब कुछ डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के नंबर्स के ऊपर। अब इन्फ्लेशन के नंबर्स के ऊपर एक नया जो प्रॉब्लम हो गई है वो है रीसेंट ग्लोबल चैलेंजेस। रिसेंट ग्लोबल चैलेंजेस में क्या है, जैसे इजराइल गाज़ा का जो लड़ाई थी वो बढ़ते बढ़ते रेड सी तक आ गई है, जहां पर हूती विद्रोहियों ने मालवाहक जहाज़ों पर यानी कि फ्रीट शिपिंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया है। इसकी वजह से अब जो शिप्स हैं वो सुएज कैनाल का रूट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा शिपिंग अब अफ्रीका को घुमाकर हो रही है, जो बहुत लंबा रूट है। उसके दो नुकसान हो रहे हैं, एक तो शिपिंग के ऊपर जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, साथ में अब शिप को काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो शिप्स के ऊपर जो माल ढोने की लागत है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में फ़िलहाल जो चैलेंजेस हैं, एक तो कंजम्पशन या डिमांड कहें पूरी दुनिया में बहुत कम है, चाइना से आने वाला इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बहुत कम है, और साथ में जो शिपिंग हो रही है यानी कि जो सप्लाई चेन है उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, और सबके बीच में पिस रहा है आम आदमी, वो आदमी जिनको इस पूरे लड़ाई से, इस पूरे माहौल से कोई लेना देना नहीं है। वो दुनिया के चंद लोगों के हाथों में आई हुई सत्ता का खिलौना बन गया है। आप सोचिए इंडिया में बैठे हुए किसी गरीब मजदूर को, जिसको कि अब खाना महंगा मिल रहा है या उसको दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं, कोई भी चीज़ महंगी मिल रही है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स किस तरह से चल रही है, लेकिन उस जियोपॉलिटिक्स के एज अ रिजल्टेंट इस व्यक्ति के ऊपर मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। रिसेशन की न्यूज़ या स्लो डाउन की न्यूज़, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फ़िलहाल के जो हालात बने हुए हैं वो कहीं भी ये इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। हाँ, हमारे लिए इंडिया में एक अच्छी बात यह है कि वी आर द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन टुडेज इकोनॉमिक वर्ल्ड, और इसीलिए इंडिया को बहुत ही फेवरेबल बिहेवियर भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी इकोनॉमीज अब इंडिया को पोच करना चाहेंगे कि हम उनके साथ में खड़े हो जाएं। तो आज के लिए रिसेशन को लेकर के ये न्यूज़ है। बने रहिएगा हमारे साथ हमारे अगले वीडियो तक। थैंक यू।